नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023। इसको हमने विभिन्न धाराओं को प्रश्नों के रूप में परिवर्तित करके समझाने का प्रयास किया है। तो आप देखिए, आपको भी यह वीडियो काफी पसंद आएगा। शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 4 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 तथा अन्य विशेष अधिनियमों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच और विचारण के संबंध में यह धारा किस प्रकार प्रक्रिया निर्धारित करती है। उत्तर है, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध की परिभाषा और अपराध की प्रक्रिया अलग अलग विधियों द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 अर्थात बीएनएस अपराधों को परिभाषित करती है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 बीएनएसएस उन अपराधों के अन्वेषण, जांच, गिरफ्तारी, विचारण और न्याय प्रक्रिया को विनियमित करती है। इसी संदर्भ में बीएनएस की धारा 4 यह निर्धारित करती है कि विभिन्न विधियों के अधीन अपराधों की प्रक्रिया किस प्रकार संचालित होगी। धारा 4(1) का प्रावधान। धारा 4(1) के अनुसार भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण तथा अन्य न्यायिक कार्रवाई बीएनएसएस वर्ष 2023 के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। अर्थात यदि कोई अपराध बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित है तो उसकी पूरी प्रक्रिया बीएनएसएस द्वारा नियंत्रित होगी। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने चोरी या हत्या जैसे अपराध किया है तो पुलिस द्वारा जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान, न्यायालय में विचारण, ये सभी कार्य बीएनएसएस के अनुसार होंगे। धारा 4(2) का क्या प्रावधान है? इस धारा के अनुसार यदि कोई अपराध किसी अन्य विशेष विधि के अंतर्गत है तब भी उसका अन्वेषण, जांच और विचारण बीएनएसएस के अनुसार होगा, परंतु उस विशेष अधिनियम में यदि कोई विशेष प्रक्रिया या विशेष न्यायालय निर्धारित है तो उसका पालन किया जाएगा। इस प्रकार बीएनएसएस सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विशेष कानून को प्राथमिकता दी जाती है। इन मामलों में बीएनएसएस की सामान्य प्रक्रिया लागू होगी, परंतु जहां विशेष अधिनियम अलग प्रक्रिया देता है वहां वही लागू होगी। धारा 4 का महत्व। प्रक्रियात्मक एकरूपता। सभी अपराधों की जांच और विचारण के लिए एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इस प्रकार विशेष विधियों का संरक्षण है। जहां विशेष कानून में अलग प्रक्रिया है वहां उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। न्यायिक स्पष्टता। पुलिस और न्यायालय के लिए यह स्पष्ट करता है कि किस कानून की प्रक्रिया लागू होगी। इस प्रकार यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली को समन्वित संरचना देती है, अर्थात बीएनएस जो अपराध की परिभाषा है और बीएनएसएस जो प्रक्रिया है के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार बीएनएसएस वर्ष 2023 की धारा 4 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारभूत प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय न्याय प्रणाली के अपराधों की कार्रवाई बीएनएसएस के अनुसार होगी, जबकि अन्य विशेष अधिनियमों के मामलों में उनकी विशेष प्रक्रियाओं को भी सम्मान दिया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता और प्रभावशीलता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 5 व्यावृत्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह बताइए कि यह धारा विशेष या स्थानीय विधियों तथा अन्य अधिनियमों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और प्रक्रियाओं को किस प्रकार संरक्षित करती है। उत्तर है, भारतीय आपराधिक प्रक्रिया में कई प्रकार के कानून कार्यरत है। सामान्य प्रक्रिया कानून, विशेष कानून और स्थानीय कानून। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 बीएनएसएस सामान्यतः आपराधिक प्रक्रिया का आधारभूत कानून है। इसी संदर्भ में धारा 5 व्यावृत्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि बीएनएसएस के प्रावधान विशेष या स्थानीय कानूनों को प्रभावित न करें, जब तक कि स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो। धारा 5 का अर्थ। धारा 5 के अनुसार यदि इस संहिता में उसके विपरीत कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो इस संहिता की कोई भी बात किसी विशेष विधि, किसी स्थानीय विधि
या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई विशेष अधिकारिता, विशेष शक्ति या विशेष प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। इस अर्थात बीएनएसएस सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विशेष कानूनों की प्रक्रिया को प्राथमिकता प्राप्त रहेगी। विशेष और स्थानीय विधि का अर्थ ऐसे कानून जो किसी विशेष विषय या अपराध के लिए बनाए गए हो। उदाहरण के लिए एनडीपीएस एक्ट, प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट, पॉस्को एक्ट या यूएपीए। इन अधिनियमों में अलग न्यायालय, अलग प्रक्रिया या अलग दंड प्रावधान हो सकते हैं। स्थानीय विधि ऐसे कानून जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य में लागू होते हैं उन्हें स्थानीय विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए राज्य पुलिस अधिनियम, नगर निगम से संबंधित अधिनियम और भूमि या राजस्व संबंधित स्थानीय कानून। धारा 5 का महत्व, विशेष कानूनों की प्रधानता। यदि किसी विशेष अधिनियम में अलग प्रक्रिया निर्धारित है तो वही लागू होगी। विधि टकराव को रोकना, यह धारा अलग अलग कानूनों के बीच टकराव को कम करती है। न्यायिक स्पष्टता, न्यायालय और पुलिस को यह स्पष्ट रहता है कि किस स्थिति में कौन सा कानून लागू होगा। आपराधिक न्याय प्रणाली की लचीलापन, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग विशेष व्यवस्थाएं लागू रह सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति पर एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है। सामान्यतः आपराधिक प्रक्रिया बीएनएसएस से संचालित होगी, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में विशेष न्यायालय, कठोर जमानत नियम, विशेष जांच प्रक्रिया निर्धारित है। इस स्थिति में धारा 5 के कारण एनडीपीएस एक्ट की विशेष प्रक्रिया ही लागू होगी। इस प्रकार बीएनएसएस वर्ष 2023 की धारा 5 व्यावृत्ति आपराधिक प्रक्रिया के क्षेत्र में एक सेविंग क्लास है। यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य प्रक्रिया कानून होने के बावजूद बीएनएसएस विशेष और स्थानीय कानूनों की अधिकारिता, शक्तियों और प्रक्रिया को प्रभावित न करे। इससे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में संतुलन, स्पष्टता और प्रभावशीलता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालयों के वर्गों का वर्णन कीजिए। इन न्यायालयों की संरचना तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 बीएनएसएस की धारा 6 राज्य में स्थापित दंड न्यायालयों के वर्गीकरण का निर्धारण करती है। यह प्रावधान न्यायिक कार्यों के उचित वितरण और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालयों के वर्ग। धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालय और अन्य विशेष अधिनियमों के अंतर्गत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। सेशन न्यायालय, यह जिले का सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय होता है। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि का विचारण करता है। इसकी अध्यक्षता सेशन न्यायाधीश करते हैं। यह मृत्युदंड सहित कठोर दंड देने की शक्ति रखता है। उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों का विचारण करते हैं। इन्हें सीमित अवधि का कारावास और जुर्माना देने की शक्ति होती है। जिला न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट छोटे और कम गंभीर अपराधों का विचारण करते हैं। इनकी दंड देने की शक्ति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से कम होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये न्यायिक कार्यों के बजाय प्रशासनिक और शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे धारा 144 लागू करना, शांति भंग की आशंका को रोकना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। धारा 6 का महत्व, न्यायिक संरचना की स्पष्टता। यह धारा आपराधिक न्यायालयों की स्पष्ट संरचना निर्धारित करती है। कार्यों का विभाजन, गंभीर और
साधारण अपराधों के लिए अलग अलग न्यायालय निर्धारित किया गया है। त्वरित न्याय अपराधों के प्रकार के अनुसार न्यायालयों का विभाजन होने से न्यायिक प्रक्रिया तेज होती है। प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिकाएं अलग रखी गई। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 6 आपराधिक न्यायालयों की संरचना को स्पष्ट करती है। यह व्यवस्था न्यायिक कार्यों के प्रभावी वितरण, त्वरित न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, प्रादेशिक खंड से आप क्या समझते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 7 के आधार पर इसकी व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 7 में प्रादेशिक खंड की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह आपराधिक न्याय प्रशासन की भौगोलिक संरचना को निर्धारित करता है। इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। राज्य का सेशन खंडों में विभाजन, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा अथवा कई सेशन खंडों में विभाजित होगा। सेशन खंड का जिले से संबंध, प्रत्येक सेशन खंड को इस संहिता के प्रयोजन हेतु एक जिला माना जाएगा या वह कई जिलों से मिलकर बना होगा। सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके सेशन खंडों की संख्या बदल सकती है, जिलों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। उपखंडों का निर्माण, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है। पूर्ववर्ती व्यवस्था की वैधता, संहिता लागू होने के बाद जो सेशन खंड, जिले और उपखंड पहले से मौजूद थे उसे इसी धारा के अंतर्गत निर्मित माना जाएगा। इस प्रकार धारा 7 का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करना तथा सेशन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 8 के अंतर्गत सेशन न्यायालय की स्थापना, संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में गंभीर अपराधों के विचारण के लिए सेशन न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 BNSS की धारा 8 सेशन न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। सेशन न्यायालय की स्थापना, धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करती है। यह न्यायालय उस क्षेत्र में गंभीर आपराधिक मामलों के विचारण का प्रमुख न्यायालय होता है। सेशन न्यायालय की संरचना, सेशन न्यायाधीश, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक सेशन न्यायाधीश पीठासीन होता है जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। अपर सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय आवश्यकता के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है जो सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। एक सेशन खंड से दूसरे सेशन खंड में नियुक्ति, उच्च न्यायालय किसी सेशन न्यायाधीश को दूसरी सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकता है। सेशन न्यायालय की कार्यप्रणाली, न्यायालय की बैठक का स्थान, सामान्यतः सेशन न्यायालय उस स्थान पर बैठता है जिसे उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्धारित करता है। विशेष परिस्थितियों में अन्य स्थान पर बैठक, यदि किसी मामले में पक्षकार और साक्षियों की सुविधा के लिए आवश्यक हो तो अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से न्यायालय अन्य स्थान पर भी बैठ सकता है। कार्य का वितरण, सेशन न्यायाधीश समय समय पर अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य का वितरण कर सकता है। रिक्त पद या अनुपस्थिति की स्थिति में यदि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश को, या यदि अपर सेशन न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अति आवश्यक आवेदनों के निपटारे का अधिकार दे सकता है। इस प्रकार धारा 8 सेशन न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और कार्य वितरण को स्पष्ट करती है। यह व्यवस्था गंभीर आपराधिक मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 9 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना और उनकी नियुक्ति की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना, उनके स्थान और उनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है। न्यायालयों की स्थापना, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। इन न्यायालयों की संख्या और स्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। यह निर्णय उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया जाता है। विशेष न्यायालय की स्थापना, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले के लिए प्रथम या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। जब ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित हो जाता है, तब उस स्थानीय क्षेत्र में अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालयों को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं रहता। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सिविल न्यायाधीश को शक्तियां देना, उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो, उसे प्रथम या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। इस प्रकार धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों के व्यवस्था तथा उनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान करती है, जिससे न्यायिक प्रशासन अधिक संगठित और प्रभावी बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 10 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनके अधिकारों व नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रशासन को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। सीजीएम जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों का प्रमुख अधिकारी होता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। एसीजीएम को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं, जैसा उच्च न्यायालय निर्देश दे। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी खंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है। उच्च न्यायालय आवश्यकता होने पर उसे इस धारा में निर्दिष्ट कुछ उत्तरदायित्वों से मुक्त भी कर सकता है। पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। एसडीजेएम को अपने उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य और विशेष आदेश के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार धारा 10 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट करती है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 11 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, शक्तियों तथा कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, उनकी
शक्तियों और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान करती है। इस धारा का उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में न्यायिक कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की व्यवस्था करना है। नियुक्ति का आधार: यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो या जिसने पहले सरकारी पद धारण किया हो। शक्तियां: उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां प्रदान कर सकता है। शक्तियां किसी विशिष्ट मामले या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए दी जाती है। आवश्यक अर्हताएं, योग्यताएं: किसी व्यक्ति को यह शक्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों में आवश्यक योग्यता या अनुभव ना हो। इन योग्यताओं को उच्च न्यायालय द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। पदनाम और कार्यकाल: ऐसे नियुक्त व्यक्ति को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। उनकी नियुक्ति एक समय में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यह अवधि उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से निर्धारित की जाती है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 13 के समान है। इस प्रकार धारा 11 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता को निर्धारित करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही हो। स्थानीय सीमाओं का निर्धारण: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकता है। इन सीमाओं के भीतर धारा 9 या धारा 11 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बैठक: विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया है। अधिकारिता का सामान्य विस्तार: यदि स्थानीय सीमाओं का विशेष रूप से निर्धारण नहीं किया गया है तो ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता पूरे जिले में विस्तृत मानी जाएगी। एक से अधिक जिलों में अधिकारिता: यदि किसी मजिस्ट्रेट को स्थानीय अधिकारिता उस जिले के बाहर तक फैली हुई है जहां वह सामान्यतः बैठता है तो इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति दिए गए निर्देश उसी क्षेत्र के उस सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति माने जाएंगे जो उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करता है। इस प्रकार धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग निर्धारित क्षेत्र के भीतर सुव्यवस्थित रूप से किया जाए। अगला प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 13 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होने की व्यवस्था तथा कार्य के वितरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की प्रशासनिक अधीनता तथा उनके बीच कार्य के वितरण से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन, समन्वय और कार्यकुशलता बनाए रखना है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधीनता: प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है। इससे जिले में न्यायिक प्रशासन की एक स्पष्ट श्रेणीबद्ध व्यवस्था स्थापित होती है। अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता: जिले के अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हैं तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं।
इस प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर दो स्तरों पर नियंत्रण रहता है। एक, प्रशासनिक स्तर पर सेशन न्यायाधीश का सामान्य नियंत्रण और प्रत्यक्ष नियंत्रण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का। कार्य के वितरण की शक्ति। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के विवरण के लिए नियम बना सकता है या विशेष आदेश जारी कर सकता है। यह नियम या आदेश इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 15 के समान है। इस प्रकार धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता की स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करती है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य का उचित वितरण करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे न्यायिक प्रशासन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनकी शक्तियों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान करती है। यह धारा जिले में कार्यपालक प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। इन नियुक्त मजिस्ट्रेटों में से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम नियुक्त कर सकती है। उसे जिला मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति। यदि जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो जाए और कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के प्रशासन का कार्य संभाल ले तो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक वह अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भारसाधक बना सकती है। ऐसे मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। राज्य सरकार आवश्यकता होने पर उसे पद से मुक्त भी कर सकती है। शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्य सरकार उपधारा 4 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। यह प्रत्यायोजन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण और निर्देशों के अधीन होगा। पुलिस आयुक्त को शक्तियां प्रदान करना। इस धारा का कोई प्रावधान राज्य सरकार को यह अधिकार देने से नहीं रोकता कि वह किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस आयुक्त को प्रदान कर सके। यह व्यवस्था मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 20 के समान है। इस प्रकार धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला मजिस्ट्रेटों तथा उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनकी शक्तियों की स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे जिला प्रशासन और विधि व्यवस्था का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उनकी शक्तियों से संबंधित प्रावधान करती है। इस धारा का उद्देश्य विशेष परिस्थितियों या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशासनिक और विधि व्यवस्था से संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना है। नियुक्ति की शक्ति। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सके। यह नियुक्ति दो आधारों पर की जा सकती है: विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्य या कार्य के पालन के लिए। नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति। राज्य सरकार निम्न व्यक्तियों को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है: कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो,
या उसके समकक्ष पद का हो। शक्तियां। राज्य सरकार ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कुछ या सभी शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये शक्तियां इस संहिता के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से होती हैं। नियुक्ति की अवधि। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाती है जिसे राज्य सरकार उचित समझे। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 21 के समान है। इस प्रकार धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विशेष परिस्थितियों या क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सके, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 16 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्धारित क्षेत्र के भीतर सुव्यवस्थित रूप से करे। स्थानीय सीमाओं का निर्धारण। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकता है जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इन क्षेत्रों में वे इस संहिता के अंतर्गत प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकारिता का सामान्य विस्तार। यदि किसी विशेष आदेश द्वारा स्थानीय सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है तो प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता पूरे जिले में विस्तृत मानी जाएगी। यह व्यवस्था मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 22 के समान है। इस प्रकार धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है और जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार उनके क्षेत्रों का निर्धारण कर सके, जिससे कानून व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 17 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की अधीनता तथा उनके बीच कार्य के वितरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की प्रशासनिक अधीनता तथा उनके बीच कार्यों के वितरण से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में समन्वय और कार्यकुशलता बनाए रखना है। जिला मजिस्ट्रेट की अधीनता। जिले के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जिले के कार्यपालक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। उपखंड स्तर पर अधीनता। किसी उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। यह अधीनता जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहती है, हालांकि उपखंड मजिस्ट्रेट स्वयं इस अधीनता में शामिल नहीं होता। कार्य का वितरण। जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह समय समय पर अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्यों का वितरण या आवंटन करे। इसके लिए वह नियम बना सकता है या विशेष आदेश जारी कर सकता है। ये नियम इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार यह व्यवस्था मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 23 के समान है। इस प्रकार धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की प्रशासनिक अधीनता और उनके बीच कार्यों के वितरण की स्पष्ट व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे जिला प्रशासन और विधि व्यवस्था का संचालन अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 18 के अंतर्गत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, पात्रता एवं कार्यों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 18 अभियोजन व्यवस्था से संबंधित है और इसमें लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक तथा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, पात्रता और उनके कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना है। उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद उस न्यायालय में अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाइयों के संचालन के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करती है। इसके अतिरिक्त एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जा सकते हैं। दिल्ली के मामले में यह नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। जिला स्तर पर नियुक्ति। केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी विशेष मामले के संचालन के लिए लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक तथा एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है। एक जिले का लोक अभियोजक दूसरे जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। पैनल की तैयारी। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश से परामर्श लेकर उन योग्य व्यक्तियों की पैनल सूची तैयार करता है जिन्हें लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार सामान्यतः इसी पैनल से नियुक्ति करती है। नियमित अभियोजन काडर। यदि किसी राज्य में अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर है तो नियुक्ति उसी काडर के व्यक्ति में से ही की जाएगी। यदि उस काडर में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो पैनल में से नियुक्ति की जा सकती है। पात्रता। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनने के लिए व्यक्ति का कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना आवश्यक है। विशेष लोक अभियोजक। केंद्रीय या राज्य सरकार किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इसके लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करना आवश्यक है। न्यायालय पीड़ित को भी अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त कर अभियोजन में सहायता लेने की अनुमति दे सकता है। अनुभव की गणना। लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में की गई सेवा की अवधि को भी अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय की अवधि में शामिल माना जाएगा। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 24 के समान है। इस प्रकार धारा 18 अभियोजन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है और लोक अभियोजकों की नियुक्ति, पात्रता तथा कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 19 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 19 सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन संचालन से संबंधित प्रावधान निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य निचली अदालतों में अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करती है। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। केंद्रीय सरकार भी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अस्थायी नियुक्ति। यदि किसी विशिष्ट मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले के लिए भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। पुलिस अधिकारी की नियुक्ति पर प्रतिबंध। किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया हो जिसके संबंध में अभियोजन चल रहा है या वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी हो। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 25 के समान है। इस प्रकार धारा 19 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति और उनके कार्यों की व्यवस्था करती है, जिससे मजिस्ट्रेट न्यायालयों में आपराधिक मामलों का अभियोजन प्रभावी और निष्पक्ष रूप से संचालित किया जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना, संरचना तथा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 20
राज्य में अभियोजन प्रणाली को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए अभियोजन निदेशालय की स्थापना और उसकी संरचना से संबंधित प्रावधान करती है। अभियोजन निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है। इसमें निम्न अधिकारी होते हैं: अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक। जिला स्तर पर व्यवस्था: प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय स्थापित किया जा सकता है। इसमें निम्न अधिकारी हो सकते हैं: अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक। इन अधिकारियों की संख्या राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करती है। अभियोजन निदेशक एवं उप निदेशक की पात्रता: किसी व्यक्ति को अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए उसे कम से कम 15 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया होना चाहिए या वह सेशन न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में हो। अभियोजन सहायक निदेशक की पात्रता: किसी व्यक्ति को अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया होना चाहिए या वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। इस प्रकार धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर राज्य में अभियोजन व्यवस्था को संगठित और सुदृढ़ बनाया गया है, जिससे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जा सके।